ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रोसेस केल्या आहे, जे जे पेशंट बरे केले आहेत त्याच्याबद्दल एक छोटंसं इन्फॉर्मेशन देण्याबद्दल आणि आम्ही जी नवीन टेक्नॉलॉजीला धरून जे नवीन मशीन इन्स्टॉल करतो हॉस्पिटलमध्ये कटिंग एज न्यूरो मायक्रोस्कोप, तर त्याची माहिती देण्याबद्दल आजची पत्रकार परिषद आयोजित केली आहे. आजच्या पत्रकार परिषदेत डॉक्टर विवेक अग्रवाल सर, जे की सिनियर न्यूरोसर्जन आहे प्लस स्पाईन सर्जन, आणि जे इंटरव्हेन्शन सगळी प्रोसेस करतात न्यूरोमध्ये, ते आपल्याला सर्व त्या मशीनबद्दल आणि आमच्या इथे होणाऱ्या प्रोसिजरबद्दल डिटेलमध्ये माहिती देतील. थँक्यू. मैं आप सभी लोगों का मैक्सी लाइफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैक्सी लाइफ ने अभी 5 साल पूरे किए और इस 5 साल के दौरान हमने ये हॉस्पिटल जो बनाया है, ये एक थाने के बीच नीचे कल्याण, डोंबिवली और बदलापुर इस एरिया का एक अकेला ऐसा टर्शरी केयर सेंटर है जिसपे कि ऑलमोस्ट सारे जितने भी डिफ़िकल्ट क्रिटिकल बीमारियां हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं. स्पेशली मैं न्यूरोसर्जन हूं और मैं यहाँ पे दिन भर उपलब्ध रहता हूँ. ऐसा शायद ही कोई हॉस्पिटल है इस एरिया में जहाँ पे कि फुल टाइम न्यूरोसर्जन अवेलेबल है. और हमारे पास फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, GI सर्जन, ऐसे सारे जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेस रहती है उनके डॉक्टर्स फुल टाइम अवेलेबल रहते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. मशीन तो एक चीज़ है, मशीन तो क्या है कि आप मशीन से ट्रीटमेंट में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट जस्ट अ मशीन, मैन बिहाइंड अ मशीन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सो जो बाकी डॉक्टर्स हैं हमारे, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, फिजिशियन डॉक्टर, इंटेंसिव केयर, एनेस्थीसिया, वो सारे डॉक्टर हर समय उपलब्ध रहते हैं. सो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है. दूसरा एडवांटेज मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल का ऐसा है कि हमारे पास इन हाउस CT स्कैन है. तो ऐसे सारे पेशेंट जिनको कि एक्यूट केयर स्पेशली ब्रेन में या रेस्पिरेटरी में, अभी लास्ट कुछ साल में हमने देखा कि कोविड का सिचुएशन था जहाँ बहुत सारे पेशेंट्स में क्रिटिकल प्रॉब्लम्स था लंग का, तो ऐसे सारे पेशेंट्स को हम इमीडिएटली उनका CT स्कैन कर सकते हैं. ज़रूरत पड़ा तो हम लोग उनको वेंटिलेटर पे रख सकते हैं या और भी ट्रीटमेंट जो भी ज़रूरत होती है उनका वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं. मैं न्यूरोसर्जन हूँ तो मेरे लिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि ऐसे जो भी हेड इंजरी पेशेंट्स आते हैं जिसमें कि इनिशियल टाइम, चोट लगने के बाद जो इनिशियल टाइम होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम गोल्डन आवर्स बोलते हैं. उस गोल्डन आवर्स में हम पेशेंट का CT स्कैन कर सकते हैं. CT स्कैन में अगर हमको ऐसा कुछ दिखता है कि ब्रेन के अंदर बड़ा हेमेटोमा, बड़ा क्लॉट है, या पेशेंट को ब्रेन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उसके बोन टूट के अंदर चली गई, ऐसा कोई भी सिचुएशन है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग है, तो हम पेशेंट को इमीडिएटली ऑपरेशन थिएटर में ले सकते हैं, ऑपरेशन करते हैं. और आए दिन हम ऑलमोस्ट डेली ऐसे ऑपरेशन यहाँ पे करते हैं. और हमारे रिजल्ट, क्योंकि हमारे पास इंटेंसिव केयर डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर विजय, ये सारे उपलब्ध हर समय रहते हैं, तो उनका आउटकम बहुत अच्छा आता है. ऑलमोस्ट सारे पेशेंट रिकवर होकर घर जाते हैं. और इसके अलावा हमारे पास इन हाउस कैथ लैब की फैसिलिटी है. तो स्ट्रोक, जो कि आप समझते हैं कि ब्रेन में जब भी ब्लड सर्कुलेशन या तो इमीडिएटली बंद हो जाए या तो नस फट जाने की वजह को स्ट्रोक बोलते हैं. स्ट्रोक के सिचुएशन में जिसमें कि ज़्यादातर केसेस जिसमें नस बंद हो जाती है, पेशेंट को सडन पैरालिसिस आता है. स्ट्रोक ऐसी बीमारी है जिसमें कि ऑलमोस्ट हमारे पूरे देश में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कारण जो हैंडीकैपनेस का है, अपंगता का सबसे बड़ा कारण स्ट्रोक होता है. तो ऐसे पेशेंट्स अगर हमारे पास टाइम पे आए, टाइम पे मतलब कि विदिन 4.5 आवर्स, या अभी हमारे पास जो मशीन है कैथ लैब मशीन, उसमें अगर वो 10 घंटा या 12 घंटा के अंदर भी आते हैं तो हम उस ब्रेन की खून की नस को खोल सकते हैं. और उसके लिए जो मशीन लगती है, काफ़ी महंगी मशीन है जिसको हम कैथ लैब मशीन बोलते हैं, वो मशीन हमारे पास उपलब्ध है. तो पेशेंट को इमीडिएटली CT स्कैन करके देख सकते हैं कि हाँ नस बंद है, और पेशेंट को कैथ लैब में हम लोग शिफ्ट करके वो नस को खोल सकते हैं. और अगर उसको विद इन टाइम खोला गया तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं, कंपेयर कि हम उसको खाली ब्लड थिननेस पे रखें और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करें. तो ओवरऑल जो रिजल्ट मशीन की वजह से, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, इंटेंसिव केयर की वजह से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है. सारे केसेस तो नहीं बोल सकते, लेकिन ऑलमोस्ट सारे केसेस में अच्छे रिजल्ट आते हैं अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया गया. और ये एक ऐसा अकेला हॉस्पिटल इस पूरे एरिया में है जहाँ की सारी फैसिलिटी अंडर वन रूफ अवेलेबल होने से पेशेंट्स के लिए काफ़ी सुविधाएं हैं. हम लोग जब ये हॉस्पिटल चालू हुआ और आज की डेट में बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है. पूरे इस एरिया में ऐसा कोई भी हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे कि ये फैसिलिटी अभी भी अवेलेबल है. ये अकेला एकमात्र हॉस्पिटल है. और अब हम लोग अभी अपने हॉस्पिटल को आगे अपडेट कर रहे हैं, जिसमें कि न्यूरो माइक्रोस्कोप ला रहे हैं, जो कि अभी तक हम लोग अभी भी करते थे, लेकिन हम लोगों को अरेंज करना पड़ता था माइक्रोस्कोप. लेकिन अभी हम इन हाउस माइक्रोस्कोप, और वो भी बहुत अच्छा
अच्छे क्वालिटी का जाइस माइक्रोस्कोप एक हम लेने वाले हैं, जिससे कि हम ऐसी ऑपरेशंस भी कर पाएंगे जिसके लिए कि हमको वो पेशेंट्स हम यहाँ ऑपरेट नहीं कर पाते थे। हालांकि हमने दूरबीन से ब्रेन के सर्जरीज, नाक से दूर ब्रेन में जाके ब्रेन से रिलेटेड जो भी ब्रेन ट्यूमर्स थे, ऐसे भी ऑपरेशन किए जिसमें हमने 10, 12, 15 घंटे ऑपरेशन करके बड़े ट्यूमर, इतने बड़े जैसे टेनिस बॉल या इससे भी बड़े ट्यूमर्स को निकाला और पेशेंट सक्सेसफुली घर भेजे। लेकिन अभी ये माइक्रोस्कोप आ जाने की वजह से हमारे पास और सुविधाएं बढ़ जाएंगी और हम लोग और भी ऐसे क्रिटिकल पेशेंट्स जो कि जिनको यहाँ पॉसिबल नहीं था पहले ऑपरेशन कर पाना, पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन ये आपका उपलब्धि है पूरे टीम का। उसमें कैसा ऑपरेशन एक पार्ट है, भूल देना दूसरा पार्ट है। तो ये सारी मशीनें, जैसे कि कभी कभी पेशेंट्स को बाद में ऑपरेशन के बाद किडनी का प्रॉब्लम आता है तो डायलिसिस मशीन, तो ये सारी सुविधाएं यहाँ अंदर एक रूफ के अंदर है। अगर पेशेंट को डायलिसिस भी लगा ऑपरेशन के बाद किसी वजह से, तो वो भी सुविधा हमारे पास है। तो इस वजह से हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं। सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट जो हॉस्पिटल करेगा तो वहाँ पे डेथ भी डेफिनेटली ज़्यादा होगी। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे, जो पेशेंट्स एडमिट हुए और जितने डिस्चार्ज हुए और डेथ रेशियो, जहाँ हमारा ये 70 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पे है, 75 बेडेड हॉस्पिटल, तो नंबर ऑफ पेशेंट जो एडमिट हो रहे थे और यहाँ पे ज़्यादातर पेशेंट वो आ रहे थे जो कि बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में थे। वो पेशेंट जो कि बाकी दूसरे हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट फेल हो जा रहा था, जो कि बुरी कंडीशंस में, तो वो शिफ्ट होते थे हमारे पास। तो उन पेशेंट्स को भी ज़्यादातर पेशेंट घर जाते थे। लेकिन अगर आप रेशियो देखेंगे तो डिस्चार्ज होने वाले पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे कंपेयर टू डेथ। तो जिस हॉस्पिटल में क्रिटिकली एकदम बैड जो ख़राब पेशेंट्स है वो आएंगे तो उसमें डेफिनेटली मोर्टेलिटी रेट जो बाकी हॉस्पिटल, जो छोटे हॉस्पिटल जहाँ पे कि पेशेंट अच्छे कंडीशन में पहुँच रहे, तो उससे ज़्यादा रहेगी। सर, ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन जी और एक सेरिबेलम, जो छोटा ब्रेन है, तो अगर क्लॉट्स छोटे ब्रेन में होते हैं तो इट्स रिपेयरेबल। डेफिनेटली जो ब्रेन में दो पार्ट रहते हैं, एक सुप्राटेंटोरियल और एक इंफ्राटेंटोरियल। ऊपर का ब्रेन और छोटा नीचे का ब्रेन। ऊपर के ब्रेन में भी दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो मेन ब्रेन होता है, जिससे जैसे मैं बोल रहा हूँ या मैं राइट हाथ अपना राइट साइड का हाथ पैर चलाता हूँ तो वो लेफ्ट ब्रेन काम करता है, ब्रेन में क्रॉस कनेक्शन। उसी तरीके से जो छोटा ब्रेन होता है वो चलने में बैलेंस का काम करता है। बैलेंस का हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, जैसे कि हाथ हम लिख रहे हैं, अगर छोटे ब्रेन में प्रॉब्लम आया तो हाथ में ट्रेमर हिलना चालू हो जाता है। जब भी आप कुछ काम करने जाएंगे या चलेंगे तो बैलेंस जाने लगता है। तो सेरिबेलम में जो ब्लीडिंग होती है उसमें इनफैक्ट रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में अगर टाइमली ट्रीटमेंट किया जाए तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं। जबकि अगर ऊपर के ब्रेन में, अगर सपोज लेफ्ट साइड के ब्रेन में हेमेटोमा हो जाए, अगर ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो हम ऑपरेशन करके पेशेंट की लाइफ को तो बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे सारे पेशेंट्स में राइट साइड में उसके पैरालिसिस आ जाती है और पेशेंट को बोलने में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये काफ़ी दिनों तक रहती है। काफ़ी पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट आता है लेकिन कुछ तकलीफ रह जाती है। उसके कंपेयर में अगर आप सेरिबेलम जो छोटे ब्रेन में ब्लीडिंग देखेंगे तो वो पेशेंट ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका बाद में काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन भी धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाता है। अच्छा, मल्टीपल क्लॉट्स का एक जो फंडा होता है कि किसी के ब्रेन में ब्रेन हेमरेज के बाद मल्टीपल क्लॉट्स बन जाते हैं, इसके कारण ब्रेन का वर्किंग रुक जाता है, तो उसके ऊपर आप किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, मल्टीपल क्लॉट होने के कई वजह होते हैं। ज़्यादातर कैसा है, अभी कोविड के बाद या कोविड के पहले भी बहुत सारे पेशेंट्स को आज जिनमें ज़रूरत नहीं है तो भी हम लोग ब्लड थिनर्स देते थे। अभी कोविड के बाद खुद से लोगों ने ब्लड थिनर लेना चालू कर दिया कि ऐसा सोच के कि कोविड की वजह से उनको हार्ट अटैक आ सकता है या ऐसा, जो कि गलत है। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो कि ब्लड थिनर्स पे है उनके ब्रेन में किसी वजह से क्लॉट्स आ जाते हैं और वो क्लॉट ज़्यादातर मल्टीपल होते हैं। या दूसरी वजह से जैसे लिवर डिजीज़ या ऐसा, जिसमें भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग की क्षमता जो होती है कम हो जाने की वजह से क्लॉटिंग जब होती है तो वो ज़्यादातर मल्टीपल होती है। और भी कारण हो सकते हैं। तो मल्टीपल क्लॉटिंग में जब ये डिपेंड करता है कि ब्रेन के किस स्ट्रक्चर में डैमेज हुआ है। अगर हमारे देखने के एरिया में डैमेज है तो हमें दिखाई नहीं देगा। ब्रेन में मैपिंग रहता है, हाथ का एरिया होता है, उंगली का एरिया होता है, नाक का एरिया, आँख का एरिया, सब एरिया वहाँ रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ब्लीडिंग किस एरिया में होती है उसके हिसाब से पेशेंट को प्रेजेंटेशन आता है। तो हमको मात्र पेशेंट को देखने के अंदाज लग जाता है कि ब्लीडिंग कहाँ पे होती है। तो अगर कोई भी ब्लड क्लॉट बहुत बड़ा है, जिसमें कि जनरली 30 ml हम लोग बोलते हैं, 30 ml से ज़्यादा अगर किसी जगह पे क्लॉट है और उसको प्रेशर इफेक्ट है जिसमें ब्रेन शिफ्ट हो रहा है, तो फिर हम उस एरिया को ऑपरेट करके निकालते हैं। और अगर क्लॉट छोटा है, 10 ml, 5 ml छोटा क्लॉट है, तो फिर हम उसको ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं होती, हम उसको दवा गोली से ट्रीटमेंट, मेडिसिन से। एक दूसरा कारण होता है क्लॉटिंग का, एनोरिज्म, जिसमें कि ब्रेन के अंदर फूगा होता है। फूगा मतलब एनोरिज्म होता है जो कि कभी कभी फूट जाता है।
जिसका इंसिडेंस 1 to 2% इन जनरल पॉपुलेशन होता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ जितने रूम में हम लोग बैठे हैं उसमें से किसी एक के ब्रेन में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो सब में फूटेगा। तो उसकी वजह से भी कभी कभी ब्रेन हैमरेज होता है। ऐसे केसेस हमारे पास काफ़ी आते हैं और हम लोग उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने यहाँ पे एक फ्लो डाइवर्टर नाम का ऑपरेशन है जो कि अभी इस पूरे एरिया में किसी ने नहीं किया, हम लोगों ने यहाँ सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करके पेशेंट को घर भेजा। तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस है उसका भी ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे सक्सेसफुली कर रहे हैं और ऑलमोस्ट 0 मोर्टेलिटी के साथ उन पेशेंट्स को घर भेजते हैं। उसमें डिपेंड करता है कि हेमरेज कितना ख़राब है, पेशेंट की कंडीशन क्या है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट डेथ सिचुएशन में आते हैं, तो फिर उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर पेशेंट थोड़ा भी हमको चांस देता है तो हम लोग उस पेशेंट्स को पूरी कोशिश करते हैं निकालने की। सर, जो ब्रेन स्ट्रोक्स 2 मिनट जो ब्रेन स्ट्रोक्स आते हैं या ब्रेन हेमरेज के जो केसेस रहते हैं, तो उसके इनिशियल कुछ सिम्टम्स दिखते हैं क्या कि बंदे को समझ आए कि मुझे ये अभी होने वाला है? स्ट्रोक जैसा मैंने बताया 2 कारण होते हैं, एक खून की नस बंद होने से और दूसरा ब्रेन हैमरेज, नस फट जाता है। तो ऐसे सारे पेशेंट्स में ऐसे सारे पेशेंट को इनिशियल जो सिम्टम्स आते हैं उनको हाथ उनका जो है वो हाथ उठना बंद हो जाता है, चेहरा टेढ़ा हो जाता है, टोन वाकड़ा होता है, बोलने में उनको तकलीफ आता है, उनका लार गिरने लगता है, चलने में उनका बैलेंस का इशू आने लगता है या दिखाई देना कम हो जाता है। ऐसे ज़्यादातर पेशेंट्स में अगर आपके आसपास किसी के भी आसपास ऐसे कोई भी पेशेंट दिखता है जिसको कि सडनली कंप्लेन करता है कि अभी मेरा मुंह टेढ़ा हो गया या हाथ वो नहीं पूरा उठा पा रहा है या उठा रहा है तो हाथ गिर जा रहा है, उसका बोलने में उसका जो आवाज़ है वो बड़ा क्लियर नहीं आवाज़ आ रहा है, तो ऐसा ये दिस इज़ वन ऑफ द साइंस ऑफ स्ट्रोक। तो ये स्ट्रोक हो सकता है और ऐसे पेशेंट को इमीडिएटली हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, अगर ये पेशेंट्स टाइमली हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हम लोग उनको थ्रोम्बोलाइज कर सकते हैं। उसमें उसका जो विंडो पीरियड है वो 4.5 आवर्स है, 4.5 घंटा। 4.5 घंटे के अंदर हम अगर वो एक इंजेक्शन आता है खून की नस खोलने का, तो अगर हम उसको टाइमली दिए तो चांसेस रहता है कि वो खून की नस ओपन हो जाए और पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो पूरी तरह से रिकवर हो या पार्शियली रिकवर हो। मतलब कैसा है कि उसके अगर नस खुल गई तो जो कुछ सेल हो सकता है पूरी तरह डैमेज हो जाए, लेकिन कुछ एक सेल्स उसके चारों ओर रहते हैं जो कि अभी डैमेज प्रोसेस में रहते हैं, तो वो उस न्यूरॉन्स को हम लोग बचा सकते हैं। 4.5 आवर्स के बाद भी अगर वो पेशेंट्स आते हैं तो हम लोग अब न्यू टेक्निक्स है जिसमें कि मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। मतलब हम खून की नस से ब्रेन में जाते हैं और ब्रेन में जाके उस क्लॉट को रिट्रीव करके निकाल देते हैं, जिसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। वो अभी 10 से 12 घंटे तक कर सकते हैं। पेशेंट कौन सा था जो समझो आपके 5 सालों में तो ऐसा केसेस आए हैं जो एकदम क्रिटिकल और मेजर हो, आपके ऑपरेशन के बाद ट्रीटमेंट के बाद ठीक हो गया? ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में आए और हम लोगों ने उनको सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करके, एक जैसे मैंने बताया कि एक यंग लेडी है, यंग गर्ल है, शी इज अनमैरिड, सो उसको बड़ा ट्यूमर था, उसके मतलब ब्रेन के दोनों साइड में ट्यूमर काफ़ी बड़ा था, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए कि 12-13 सेंटीमीटर का ट्यूमर, इतना बड़ा ट्यूमर था। और उस ट्यूमर के अंदर काफ़ी खून की सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। उसको मैंने सर्जरी चालू किया दोपहर के करीब 2 बजे के 3 बजे के आसपास, और ट्यूमर निकालने में ब्लीडिंग काफ़ी ब्लड लॉस हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश किया, क्योंकि ये जो ट्यूमर था नॉन कैंसरस था। नॉन कैंसरस ट्यूमर मतलब अगर आप उसको सक्सेसफुली निकाल दिए तो पेशेंट कैन बी क्योर्ड। तो हमने उस ट्यूमर को निकाला, काफ़ी निकाला, और उस पेशेंट को ऑलमोस्ट 8 से 10 ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया ऑपरेशन करते समय। ऑपरेशन 4 बजे सुबह तक हमने किया, उसके बाद भी वो गांठ पूरा नहीं निकल पाया। तो हम लोगों ने फिर उसको उसके ब्रेन को क्लोज़ किया, बंद किया, क्योंकि ऑलरेडी ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था। फिर पेशेंट को हमने वेंटिलेटर पे रखा। नेक्स्ट डे उसको फिर से इवैल्यूएट किया, उसकी कंडीशन कैसी है, पेशेंट अच्छी थी। फिर से हमने उसको नेक्स्ट डे ऑपरेशन में लिया और फिर से ऑपरेशन करके उसके गांठ को पूरी तरीके से निकाला। सो मतलब 2 स्टेज में वो ऑपरेशन हुआ। कम से कम उसमें 6 से 7 लीटर ब्लड लॉस हुआ पेशेंट का, लेकिन सक्सेसफुली निकल गया। अभी वो लड़की अच्छा चलती फिरती, सब कुछ, सबका सारे काम करती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। प्रेशर जो हाइपरटेंसिव स्ट्रोक जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से ब्रेन हैमरेज हो जाता है, ये एक ब्रेन हैमरेज का सबसे कॉमन रीज़न है, सबसे कॉमन कारण है कि ब्लड प्रेशर हाई होना। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का कोई भी नॉर्मली सिम्टम्स नहीं आता है। मतलब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ऐसा आपको कोई भी सिम्टम्स जनरली नहीं आता है कि आपको पता चले कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तो एक रेगुलर
बॉडी चेकअप जो आफ्टर अ सर्टेन एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर एज हम लोगों को अपना ब्लड प्रेशर, शुगर्स और रूटीन चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमको पता चलता रहे कि हमारे बॉडी के बाकी पैरामीटर्स कैसे हैं। तो ब्लड प्रेशर अगर जब भी ज़्यादा रहता है तो नस जो होती है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से फट जाती है और वहाँ पे ब्रेन हैमरेज हो जाता है। प्रॉब्लम जो मैं डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ, ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मालूम होता है कि उनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो गोलियाँ खाते भी है, डॉक्टर्स उनको गोलियाँ लिखते हैं, वो गोलियाँ खाते हैं 6 महीने, क्योंकि कोई सिम्टम्स नहीं होते ब्लड प्रेशर का, तो उनको लगता है कि मैं ये फिजूल की गोली खा रहा हूँ, और वो ब्लड प्रेशर की गोली खाना बंद कर देते हैं। 6 महीना साल भर खाने के बाद गोली वो बंद कर देते हैं। उसके बाद वो 2-4-5 दिन के बाद ब्लड प्रेशर अपना चेक भी करते हैं तो नॉर्मल आता है, क्योंकि इन गोलियों का इफेक्ट थोड़े दिन तक रहता है। उसके बाद वो चेक करना भी बंद कर देते हैं। उसका इफेक्ट ये होता है कि 10 दिन 15 दिन के बाद उसका ब्लड प्रेशर 200, 220 और उससे भी ज़्यादा चला जाता है, जिसकी वजह से नस फट जाती है और पेशेंट को तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा ये कहना है कि अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर डायग्नोज हुआ और फिजिशियन ने उनको एंटी हाइपरटेंसिव ब्लड प्रेशर की मेडिकेशंस बोली खाने की, तो उनको रेगुलर उसको खाते रहना चाहिए। उनको अपना ब्लड प्रेशर जो है एक स्पेसिफिक इंटरवल पे चेक करते रहना चाहिए, और इन केस कुछ भी प्रॉब्लम ज़्यादा या कम आता है तो उनको वो अपडेट अपने फिजिशियन को देना चाहिए कि हमें ब्लड प्रेशर मेडिसिन को क्या करना है, आगे कम करना है, ज़्यादा करना है, तो उनकी सलाह के बिना वो मेडिसिन को बंद नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन कारण है, ऑलमोस्ट हर दूसरा मरीज ब्रेन हेमरेज का जो होता है वो उसमें यही हिस्ट्री मिलती है कि वो गोली खाते थे और उन्होंने बंद कर दिया अपने मन से। और एक्सपेंसिव भी होते हैं, आम आदमी को उसका खर्च सहन करना बहुत कठिन होता है, तो इस वो देखते हैं, उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। तुमचा प्रश्न अतिशय आमच्या साईडने मॅक्झिमम हेल्प करण्याचा प्रयत्न करतो की बेसिक टू बेसिक कॉस्टमध्ये त्याची ट्रीटमेंट होऊन जाईल। आता ऑपरेशन झाल्यानंतर पण आम्ही हा प्रयत्न करतो की चॅरिटी रेट म्हणा किंवा वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांना हेल्प करून ती ट्रीटमेंट पूर्ण करायचा प्रयत्न करतो। पण तरी पण आता ज्या प्रकारे महाराष्ट्र शासनाचं जे मुख्यमंत्री सहायता निधी जो आला आहे तो आपलं हॉस्पिटल त्याच्यासाठी टायअप आहे, तर त्याच्यामधून पण आपण प्रयत्न करतो की रुग्णाला मॅक्झिमम हेल्प मिळेल, त्यासाठी त्याला गाईड करून प्रॉपर वेने त्यातून मॅक्झिमम अमाऊंट अवेलेबल करून त्याची ट्रीटमेंट पूर्ण होईल। आणि आमच्या साईडनी जो मॅक्झिमम जरा हेल्प करते डिस्काउंटच्या स्वरूपात झाली किंवा कशाच्या पुढचं वेगवेगळ्या ट्रस्ट कॉन्टॅक्ट करून त्याला हेल्प करून ती ट्रीटमेंट पूर्ण करायचा प्रयत्न करतो। अशा प्रकारे नाही, आपल्या इथे ॲक्च्युली उल्हासनगरमध्ये 3 हॉस्पिटल आहे ऑलरेडी, तर आम्ही प्रयत्न केला होता पण त्यांचं असं म्हणणं आहे की ऑलरेडी असल्यामुळे ते नवीन टायअप नाही करू शकत, त्यामुळे ती आपल्याकडे नाही आहे सध्या। मशीन आहे आता हॉस्पिटलमध्ये कधीपासून सुरू होईल आणि कधीपासून चालू होईल? तर आपलं सगळं प्रोसेस झाली PO-पर्यंतची, आता इन्स्टॉलेशन येणं आणि इन्स्टॉलेशनची प्रोसेसला एक 6 महिने वर्ष जातो, त्या ह्याच्यामध्ये पूर्ण बाहेरून येते ती मशीन, तर पूर्ण येऊन इन्स्टॉल व्हायला ती एक प्रोसेस लागते। ठाणे डिस्ट्रिक्टमध्ये पहिली असणार तर हॉस्पिटलमध्ये असणार? ठाणे सब अर्बनमध्ये पहिली मशीन आहे। तुम्ही कोटेशन दिल्यानंतर डायरेक्ट मुख्यमंत्री निधीमध्ये अप्लाय केला जातो का मध्ये कोणाची सहाय्य घेतल्या जातात? त्याच्यामध्ये मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये आपण कोटेशन देतो पेशंटला, केस समरी देतो, त्याच्यानंतर तो जातो सिव्हिल सर्जनकडे, ते इव्हॅल्युएट करतात पेशंटला, त्यांची साईन झाल्यानंतर ते त्यांच्या मंत्रालयाच्या मेलवर तो मेल केला जातो आणि जे हार्ड डॉक्युमेंट आहे ते मंत्रालयामध्ये जाऊन सबमिट केले जातात। काय होतं, पेशंट तिकडनं कोटेशन देतो, नंतर तिथं आता MCOकडे ते महात्मा फुले आरोग्य सोडलं योजना तिकडनं सहाय्य घेतो, त्यानंतर त्या जिल्ह्याच्या सल्ल्याची सर बरोबर त्यांची सही घेतो, तर तिथं प्रॉब्लेम असा येतो की ते साईनच करत नसतात। नाही, आता कसं आपण जे आजच पेशंट आहे, आत्ताच पेशंट त्या पेशंटला कालपासून फिरवत असतो, ठेवले नावाचा पेशंट आहे, ओके, त्यानंतर तुम्ही कोटेशन दिले 5 लाखाचं, हां हां बरोबर त्या माणसाला कालपासून फिरवलं जाईल, त्या MCO कडनं सही पहिले गेलं आणि ओके मनसोडाची सही दिली नाही, काय म्हणजे फोटो लावला नाही आणि त्या तुम्ही त्यांच्या त्याच्या जागेवर सही केली असं त्यांचं होतं। त्यानंतर त्यांनी तुमच्या कोटेशनमध्ये कोणत्या डॉक्टरचा असतो, केस समोर डॉक्टरचा असतो। हा नाही, तुमचं जो कोटेशन होतं ना त्याच्यावरती ज्या डॉक्टरांनी जो स्टॅम्प दिला खाली कोणी दिलाय काय दिलाय ते नाही, फक्त हॉस्पिटलचा स्टॅम्प होता। कोटेशन डॉक्टर देत नाही, कोटेशन हॉस्पिटलच देतो, जे केस समरी असते। आज म्हणणं काय होतं, त्या तुमच्या कोटेशनवरती खाली कोणी हे कोटेशन दिलेलं आहे, ओके, डॉक्टरने त्यांनी दिली अनुमती केली,
त्यानंतर बोलले MCOकडे जा. ओके. MCO म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले ते हा योजना तिथनं त्यांनी तिथे पण त्या माणसाला तिथे लाईन लावायला लागली. बरोबर पुन्हा नंतर त्यांच्याकडे फोटो नव्हता त्यांचा. बरोबर फोटोसाठी त्याला पूर्ण मुरबाडला जायला लागलं. बरोबर. मुरबाडला तो आज 2000 ते आज फोटो गेला. आता हे जे तुम्ही सगळं सांगितलं ना, ह्याच्यामध्ये हॉस्पिटलकडून कुठेच अडथळा नव्हता. जो अडथळा होता तो सरकारी ह्याच्यामध्ये, ज्याच्यामध्ये हॉस्पिटल इन्व्हॉल्व्ह होऊ नाही शकत. हॉस्पिटल फक्त गाईड करू शकतं की तुम्ही या गोष्टी अशा अशा प्रकारे करा. हॉस्पिटल त्या गोष्टीसाठी लायबल नाही की त्याला CM फंड मिळून देणं. हॉस्पिटल मदत करू शकतं. जी की गव्हर्नमेंटची पॉलिसी आहे ती पेशंटला व्यवस्थितरित्या मिळावी. आता त्या पेशंटला इथून हॉस्पिटलमधूनच माहिती दिली गेली की CM फंड असा असा आहे जो पेशंटला आपल्याला ट्रीटमेंटमध्ये हेल्प करेल. तर त्यामुळे ते आमच्याकडूनच पूर्ण गाईड होतो. पण आता कधी कधी त्या ठिकाणी अडचणी येतात तर तरी पण आम्ही तिकडून पेशंट येतो, त्यांना परत गाईड करून परत त्यांना जी रिक्वायरमेंट आहे, जी नवीन नवीन रिक्वायरमेंट येतात ती फुलफिल करून परत आपण पाठवतो, ते करून घेतो. आपल्या पोलिसांची डायरेक्ट जाऊ शकत नाही पेशंट. नाही, तो गव्हर्नमेंटचा रूल आहे की सिव्हिल सर्जनच्या साईनशिवाय पुढे नाही होणार. कारण व्हेरीफाय करणं सिव्हिल सर्जनच्या लेवलला होतं. आपल्याकडे ESIC पण सुविधा आहे का? ESIC होती आपल्याकडे, पण आपण मागच्या वर्षीपासून ती बंद केली. बंद करण्याचं आउटस्टँडिंग आमची खूप सारी. डायरेक्ट पोलिसांना प्रयत्न करतात आणि त्यामुळे त्यांना एक प्रकारचा ब्रेन हॅबिटचा झटका वगैरे येतो. तर त्याविषयी तुम्ही काय वॉट एवर यू कैन डू, सब कुछ करिए, BP कंट्रोल में रखिए. योगा करिए, नमक कम खाइए, आप दवा बराबर लीजिए, नींद बराबर रखिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए. आपको आयुर्वेदिक खाना है, होम्योपैथिक खाना है, एलोपैथिक खाना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. BP कंट्रोल में रखिए. जो भी कर सकते हैं आप सब करिए. हाँ, अभी हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं, तो वी कैन नॉट प्रिस्क्राइब और हम लोग सजेस्ट भी नहीं करेंगे. बट ऐसा नहीं है कि उससे BP कंट्रोल नहीं हो सकता. जब तक दवा से चीज़ें कंट्रोल में हैं, अभी कितने लोग, ज़्यादातर लोग डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेदिक खाते हैं, कंट्रोल में रहता है. जब तक कंट्रोल में, हम लोग क्यों उनको टोकें. तो मेन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि मेडिसिन स्टॉप नहीं होनी चाहिए. वो आप क्या ले रहे हो मैटर नहीं करता. और डेफिनेटली योगा, वॉकिंग, रेस्ट, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज, ये सब BP और डायबिटीज़ में कंट्रोल करने में मदद करेगी. हाँ, एक लिमिट रहेगा उसका. अभी पेशेंट का शुगर 500 चल रहा है, आप बोलोगे नहीं मैं डाइट से कंट्रोल कर लूँ, पॉसिबल नहीं है. हाँ, उसके लिए आपको दवा खानी ही खानी है डेफिनेटली. हाँ, लेकिन ये सब चीज़ों से थोड़ा सा 50, 100 थोड़ा बहुत तो शुगर कंट्रोल में नीचे आएगा. ठीक है ना. आज मैक्स लाइफ हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, क्या पूरी जानकारी देंगे. मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल 5 वर्ष पूरा कर चुका है और इस अवसर पे हम लोग अपडेट करना चाहते हैं कि मैक्सी लाइफ हॉस्पिटल थाने टाउन एक अकेला टर्सरी केयर सेंटर है जहां सारे क्रिटिकल केयर बीमारियों का एक वी कैन मैनेज ऑल द क्रिटिकल केयर डिजीज़ अंडर वन रूफ. और अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर अपडेटिंग द हॉस्पिटल विद न्यू इक्विपमेंट्स, माइक्रोस्कोप, कैथ लैब और ICU, ventilator, everything we have updated. So we are having all new gadgets, new equipments for managing all critical patients. सर, कोई नई मशीन न्यूरो माइक्रोस्कोप, उस मशीन के बारे में कुछ जानकारी दीजिए. न्यूरो माइक्रोस्कोप एक ऐसी मशीन है जिससे कि हम लोग ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन और स्पाइन की जो जटिल बीमारियां हैं, जो मुश्किल बीमारियां हैं, उनको ऑपरेशन करने में उसका मदद करते हैं. उससे जो देखने की क्षमता हमारी है, ब्रेन को हम लोग नॉर्मल आई से जब देखते हैं तो वो छोटा दिखता है और उसके जो खून की नसें और उसके न्यूरॉन्स होते हैं वो इतनी क्लियर नहीं दिखती, या उसके अंदर जो डीप क्रीवाइसिस, डीप में जो ट्यूमर्स होते हैं उनको देखने में मुश्किल आती है. जब हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं तो उसका जो जैसे कैमरा में आप 2x 5x करते हैं तो वो 60x 100x ऐसा रिजोल्यूशंस आते हैं और उसके अंदर जो लाइट बीम रहती है वो ब्रेन के डीप पार्ट में हमको क्लियर दिखाई देती है. तो वो आपको जब तक चीज़ें अच्छे से दिखेंगे नहीं, आप अच्छे से उसको डिसेक्ट करके, क्योंकि उसमें एक एक नस को हमको बचाना पड़ता है. ऐसे ऑपरेशन करते समय अगर एक भी नस हो रहा है, एक भी हाथ का मूवमेंट आपका गलत होता है तो पेशेंट को तकलीफ आ सकती है. तो वो प्रिसाइजनेस, वो अचीव करने के लिए अच्छा न्यूरो माइक्रोस्कोप न्यूरो सर्जरी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो हम जो ये नया माइक्रोस्कोप इंस्टॉल कर रहे हैं उससे हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम और अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर पाएंगे. कब तक इंस्टॉल होगा और उसका लोगों को फ़ायदा कब से मिलेगा? ये 3 से 4 महीना और लगेगा हमको वो माइक्रोस्कोप, क्योंकि वो यहाँ इंडिया में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, फॉरेन से आता है, तो वो आके यहाँ पे इंस्टॉल होने को 3 से 4 महीने और. मतलब कहीं ना कहीं
तो ब्रेन की बीमारियों के लिए मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी उल्लासनगर में ही उसका इलाज ऑलरेडी हम लोग 90% ऐसी बीमारियां, 95% ऐसी बीमारियां जो कि ब्रेन की है उसको हम लोग यहाँ मैनेज कर रहे हैं। ऐसी शायद ही कोई बीमारी ऐसी रहती है जिसको कि हम लोगों को बॉम्बे भेजना पड़ता है या लेके वहाँ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सारे ब्रेन से रिलेटेड, ना ही ब्रेन का, हार्ट और बाकी बीमारियों से को भी हम लोग यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं। तो ये जो ब्रेन की जो बीमारी है वो कुछ योजना है में कुछ आएगी क्या, उसका ऑपरेशन वगैरह कुछ योजना में होगा क्या? डॉक्टर महेश बताओ योजनाओं के बारे में। सर, या न्यूरो मायक्रोस्कोप मशीनचा गरीब रुग्ण कसं त्याचा लाभ घेऊ शकतात? ही न्यूरो मायक्रोस्कोप मशीन आपल्या हॉस्पिटलमध्ये अवेलेबल करण्यामागचा आमचा मेन उद्दिष्ट आहे की प्रत्येक समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत ट्रीटमेंट पोहोचावी. जे लोक मुंबईसारख्या ठिकाणी अफोर्डेबिलिटी इश्यूमुळे ट्रीटमेंट करू शकत नाहीत, मोठे मोठे ऑपरेशन करू शकत नाहीत, त्या गरीब टू गरीब पेशंटला आपल्या इथे कमीत कमी कॉस्टमध्ये ती ट्रीटमेंट अवेलेबल व्हावी, जेणेकरून त्याला ट्रीटमेंट हवी, त्याचा मृत्यू होऊ नये. त्यासाठी आम्ही ह्या गोष्टीला कमीत कमी खर्चामध्ये पेशंटला कसं अवेलेबल केलं जाईल त्याचा सर्वस्वी प्रयत्न करत आहोत. दुसरी गोष्ट, हॉस्पिटल मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये टायअप आहे, तर मुख्यमंत्री सहायता निधी थ्रू आपण पेशंटला जास्तीत जास्त मदत त्यांच्याकडून घेऊ शकतो आणि पेशंटची ट्रीटमेंट करून त्याचे जीव प्राण वाचू शकतो. ठाणे सब अर्बनमध्ये ही मशीन पहिल्यांदाच आपल्याकडे येते, ती कुठल्याच हॉस्पिटलला अजून अवेलेबल नाही आहे. त्याची कॉस्ट एक CRमध्ये असते, एक 3 to 4 CRमध्ये ती मशीन जाते. आणि कसं असतं, प्रत्येक हॉस्पिटल ती मशीन घेऊ शकतो, पण घेऊन जेव्हा त्याच्याकडे न्यूरो केसेस असतील तर तो घेऊन उपयोग करेल. ज्या प्रमाणात आपल्याकडे न्यूरो ट्रीटमेंट होते, न्यूरो सर्जन अवेलेबल आहेत. जसं सर मगाशी म्हणले तसं की मशीन इज नॉट इम्पॉर्टंट, मॅन बिहाइंड द मशीन इज इम्पॉर्टंट. तो ती मशीन हँडल करणारा मॅन, ती पॉवर ती आपल्याकडे आहे डॉक्टर विवेक अग्रवाल सरांच्या स्वरूपात. तर त्याच्यामुळे ती मशीन थ्रू आपण मॅक्झिमम लोकांना हेल्प करू शकतो, त्यामुळे आपण ती मशीन घेतो. नाही, जसं मी आत्ता सांगितलं की आपल्याकडे अग्रवाल सर असल्यामुळे मॅक्झिमम आपल्याकडे न्यूरोचे पेशंट असतात, त्याच्यानंतर कार्डियकचे तेवढ्याच प्रकारे असतात. तसेच 2 फिजिशियन आपल्याकडे इन हाऊस असल्यामुळे जे फिजिकली जे क्रिटिकल पेशंट आहेत पेरिफेरीमधले, जर अंबरनाथ, बदलापूर, कर्जतपासून जे पेशंट क्रिटिकली आहेत, जे तिकडे ट्रीट होऊ शकत नाही, ते सगळे आपल्याकडे शिफ्ट करून त्या पेशंटला वेळेत जास्तीत जास्त इम्पॉर्टंट ट्रीटमेंट दिली जाते आपल्याला. ताज्या घडामोडींसाठी स्वानंद न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.